बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर मोहम्मद शबीर ज़मानी ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ आपके रूबरू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम साल दवम के निसाब में शामिल ख़त नवीसी पर बात कर रहे हैं। ये पर्चे का 7वां और आखिरी सवाल है। पर्चे में आप बीती या ख़त दोनों में से कोई एक चीज़ आती है। इससे पहले हम ख़त नवीसी पर तफसीली बात कर चुके हैं। ख़त की तारीफ़, रवायत, इक़साम और नमूने पर सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है। आज हम स्मार्ट सिलेबस में शामिल एक अहम ख़त हल करने जा रहे हैं जो कि मिलावट के मौजू पर है। मिलावट जो कि एक नासूर के तौर पर हमारे मुआशरे में जड़ पकड़ चुकी है। ये ख़त जो आज हम पढ़ रहे हैं, दोस्त के नाम मिलावट पर अपने तासुरात के इजहार के मुतल्लिक़ है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कोशिश की गई है कि मियारी और आसान ख़त लिखा जाए। अदबी और मियारी गुफ्तगू पर लिखा हुआ यह ख़त आपके सामने वाइट बोर्ड पर है, लिहाजा बिला तख़ीर हम वाइट बोर्ड की जानिब जाते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, सवाल नंबर 7, अपने दोस्त के नाम ख़त लिख कर अशिया में मिलावट पर अपने तासुरात का इजहार कीजिए। यह सवाल स्मार्ट सिलेबस में शामिल किया गया। अगर ये पेपर में आएगा तो कुछ इसी तरह से लिखा होगा। आप भी इसी तरह सवाल नंबर 7 की हेडिंग देंगे। ये सवाल नंबर 7 के तौर पे ही पेपर में शामिल है। फिर जब आप ये लिख लेंगे तो आप इस तरह इसकी हेडिंग बना लेंगे, अशिया में मिलावट पर दोस्त के नाम ख़त। कभी भी पूरा सवाल अपने पेपर पे नहीं लिखते हैं, आंसर शीट पे यानी जवाबी कापी पे आपने हेडिंग बना के लिखना होता है। ऊपर यहाँ लिख लेते हैं सवाल नंबर 7 और यहाँ फिर नीचे हेडिंग बना कर लिख लेते हैं। ये पूरा सवाल सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, लिखने के लिए नहीं होता। लिखते हैं इसको हेडिंग बनाकर, इसी तरह आप लिख लेंगे। फिर जब आप ये सवाल शुरू करेंगे तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक फ़र्ज़ी ख़त होता है, तो फ़र्ज़ी ख़त में ये जो जगह है, यहाँ हम कोई असल नाम पता नहीं लिखते हैं। दरअसल ये पते की जगह होती है। इसमें जहाँ से ख़त लिखा जा रहा होता है वो पता लिखना होता है, और इसके साथ जिस दिन जिस तारीख़ को लिखा जा रहा है वो तारीख़ हमें लिखनी होती है। लेकिन चूँकि ये एक फ़र्ज़ी ख़त है और आप इसे उस वक़्त एग्ज़ामिनेशन हॉल यानी इम्तहानी मरकज़ से बैठकर लिख रहे हैं, तो आपने वहाँ इम्तहानी मरकज़ ही लिखना है। अज़ीज़ तलबा, यहाँ एक मामला ये भी है कि कमरा इम्तहान भी लिखा जाता है, लेकिन कमरा इम्तहान में हे और अलिफ के झंझट से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इम्तिहानी मरकज़ लिख लें और इसके बाद ये तारीख़ लिख लें। अज़ीज़ तलबा, ये जो हिस्सा है इम्तहानी मरकज़ और तारीख़ का, इसको ख़त की ज़ुबान में पेशानी कहा जाता है। ये पेशानी का जो हिस्सा है इसमें दो चीज़ें हैं, एक इम्तिहानी मरकज़ और दूसरा तारीख़। अब तारीख़ जब लिखी जाती है तो तारीख़ का एक तरीका तो यही है कि इस तरह पहले जो दिन है उसे लिखा जाए, उसके बाद ख़त्मे की अलामत लगाई जाए, ख़त्मे की अलामत के बाद महीना लिखा जाए, महीने के बाद साल लिखा जाए और फिर ईस्वी की अलामत लगा दी जाए। इसमें याद रखिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये जो अल्फाज हैं ये सारे के सारे उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में लिखे जा सकते हैं। अब देखिए, ये हिंदसा उर्दू का है, ये लफ्ज़ उर्दू का है, फिर आगे हिंद से उर्दू का है। इनको आप अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं। अंग्रेज़ी में किस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे ये देखिए, ये आप इसी तरह 21 इस तरह लिख लिया, ख़त्मा फिर इसी तरह से आ जाएगा, नवंबर फिर उर्दू में ही आएगा, यानी हिंदसा अंग्रेज़ी वाला इस्तेमाल हो गया, ख़त्मा भी उर्दू वाला इस्तेमाल हुआ, नवंबर लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल हुआ, और आगे 2021 इसी तरह आप लिख देंगे अंग्रेज़ी वाला ही। अब इसमें याद रखिए, जब अंग्रेज़ी में लिखा जाता है तो ये गोल दायरे की सूरत में 0 बनता है, उर्दू में लिखा जाता है तो एक नुक्ते की शक्ल में 0 बनता है। तो ये ख्याल रखा जाए ख़ुसूसी तौर पर। यहाँ फिर कुछ लोग तारीख़ का लफ्ज़ साथ लिखते हैं। अज़ीज़ तलबा, ये तारीख़ का लफ्ज़ साथ नहीं लिखना है, कोई मौरख़ा का लफ्ज़ साथ नहीं लिखना है। इसी तरह इसके नीचे ये जो सिना की अलामत लगाई जाती है ये भी लगाने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है।
صرف اسی طرح تاریخ یا یوں یا پھر اس طرح، دو ہی طریقے ہیں، اس طرح سے آپ تاریخ لکھ دیں گے اور آپ کی یہ تاریخ مکمل ہوگی۔ پیشانی میں دو چیزیں آ گئیں، امتحانی مرکز اور تاریخ۔ پیپر میں ان دونوں کا ایک ایک نمبر ہے، تو یہ خیال کر لیا جائے کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ نمبر ضائع ہو جائے گا، لہٰذا ان کو بالکل درست اور مناسب طریقے سے لکھا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے یہاں سے خط شروع ہوتا ہے، پیارے دوست سعد افضل السلام علیکم۔ دراصل یہ جو حصہ ہے عزیز طلبہ و طالبات، یہ حصہ کہلاتا ہے القاب و آداب۔ القاب و آداب، اس حصے میں بھی دو چیزیں ہیں۔ القاب و آداب میں دو چیزیں کون سی ہیں؟ جس کو خط لکھا جائے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سلام دعا ہوتی ہے، یہ آداب ہیں۔ السلام علیکم، یہاں بھی ایک غلطی ہوتی ہے۔ غلطی کیا ہوتی ہے کہ السلام علیکم میں یہ سین اس طرح لکھا جاتا ہے، الف کے بعد جو کہ لام آنا تھا وہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں، یہ لام بھی ہوتا ہے اس میں، یہ بھول جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ یہاں واو لگا دیا جاتا ہے، جو کہ بالکل نہیں لگانا۔ یہ دو غلطیاں اگر ہوں گی تو یہاں بھی نمبر کٹ جائے گا، تو یہ غلطی اور یہ غلطی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہاں دیکھیے القاب و آداب، القاب ایک نمبر اور آداب بھی ایک نمبر، دو نمبر اس کے ہیں۔ یہاں جس کو مخاطب کیا جائے اس کے بعد ندائیہ کی علامت ضرور لگائیے۔ اور عزیز طلبہ جب یہ جملہ مکمل ہو گیا، السلام علیکم لکھ لیا، تو ختمے کی علامت ضرور لگائیے۔ ختمے کی علامت نہیں ہوگی تو پھر بھی یہ غلطی شمار ہوگی۔ ہاں ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ السلام علیکم آپ یہاں نہ لکھیں، آپ یہاں لکھتے ہیں۔ اگر یہ السلام علیکم یہاں لکھیں گے تو پھر اس ختمے کی جگہ یہاں السلام علیکم کے آگے یہ دو نقطے لگائے جائیں گے، ان کو ہم بولتے ہیں رابطہ، اور انہی دو نقطوں کے بعد بالکل یہی جملہ آگے سے شروع ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ہی سطر میں السلام علیکم اور جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس کا نام لکھیں، یعنی القاب و آداب ایک ہی جگہ لکھیں۔ اس کا فائدہ آپ کو بھی ہے اور چیکر کو بھی ہے کہ جب وہ چیک کرے گا تو ایک ہی جگہ ان کے نمبر دے کے ان کو ٹوٹل میں شمار کر لے گا۔ تو یوں جب یہ القاب و آداب والا حصہ ہو جاتا ہے جو کہ دراصل 2 نمبر کا ہے، تو یہاں تک دیکھیں عزیز طلبہ، بالکل 3 لائنوں کے اندر ہم 4 نمبر کا خط لکھ چکے ہیں۔ تو نہایت احتیاط سے، بڑے غور و فکر کے ساتھ یہ 3 لائنیں آپ نے حل کرنی ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا ایک اہم حصہ شروع ہوتا ہے جس کو ہم نفس مضمون کا نام دیتے ہیں۔ اس کو نفس مضمون بھی کہتے ہیں اور عزیز طلبہ اس کو خط کا متن بھی کہا جاتا ہے۔ خط کا متن یا نفس مضمون، یہ حصہ خط کا اصل ہے اور یہ حصہ سب سے زیادہ نمبر رکھتا ہے۔ اس حصے کے 5 نمبر ہیں، دیکھا جائے تو یہ حصہ سب سے زیادہ لکھا جائے گا۔ اب چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ملاوٹ پر اپنے تاثرات کا اظہار ہے، تو ہم اس کی تمہید کیسے باندھیں گے، کیسے یہ خط شروع ہوگا، اس کی طرف آتے ہیں۔ آپ کا خط ملا، پڑھ کر خوشی ہوئی کہ آپ خیریت سے ہیں۔ آپ نے اس خط میں میری صحت کے متعلق بھی دریافت فرمایا ہے، تو عرض ہے کہ میں بفضل خدا روبائے صحت ہوں۔ یہ آپ نے پہلا حصہ جو ہے تمہید کے طور پہ لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں، ابھی بھی آپ کا خط کا متن ہی جاری ہے۔ معدے میں اٹھنے والے درد نے تو گویا میری جان ہی لے لی ہوتی اگر بر وقت معالج سے رجوع نہ کرتا۔ الٹرا ساؤنڈ اور کچھ ضروری ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ معدے کا السر ہے جس نے جینا دوبر کیا ہوا ہے۔ معالج سے مرض کی وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ اس کی بنیادی وجہ ہماری اشیاء خوردنی میں ملاوٹ ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں ہر سال ہزاروں، آگے ساتھ لکھ لیں گے ایک اعداد و شمار کے طور پر، ہزاروں افراد اسی ملاوٹ کی وجہ سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ پیارے دوست، افسوس اس بات کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلامی ریاست کے باشندے بھی۔ مادیت پرستی کی کوہر ہمارے دل و دماغ پر ایسی چھائی ہے کہ ہمیں اب حلال و حرام میں
कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता। जिसे देखो वो रातों रात अमीर होने के चक्कर में है, और सितम ये है कि मिलावट का ये घिनौना कारोबार हमारे कूचा व बाज़ार में सुबह शाम सरेआम होता है। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात आगे बढ़ते हैं, और याद रखिए अभी भी ख़त का मतन ही चल रहा है। इस मौका पर मुझे अब्दुल मतीन नियाज़ की नज़्म मैं क्या बनूँगा कि ये अशार शिद्दत से याद आ रहे हैं। याद रखिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे ख़त की जहाँ गुफ्तगू मियारी और अदबी होगी, वहाँ इसमें हवाला जात का शामिल होना ख़त को और ज़्यादा बेहतर बनाएगा और ज़्यादा अच्छे नंबरों के हसूल का ज़रिया बनेगा। तो कोशिश कीजिए कि ख़त में कोई हदीस, कोई कुरानी आयत, किसी शेर का हवाला या किसी का कौल ज़र्री जो है वो आप ज़रूर नकल कीजिए। तो यहाँ हम शेर के तौर पर कुछ हवाला जात जो हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ ये व्यापारियों के फरेबों के फंदे, ये दौलत की खातिर मिलावट के धंधे, दुखी कर रहे हैं ये लालच के बंदे, इन्हें तो सज़ाएं मैं देकर रहूँगा, बड़ा हो के यारो सुनो क्या बनूँगा। तो आप इस तरह से कोई ना कोई नज़्म का, किसी शेर का हवाला देकर आगे बढ़ सकते हैं। फिर मज़ीद, शीरखार बच्चों के दूध से लेकर गल्ला और अनाज के ढेरों तक हर चीज़ में मिलावट की जा रही है। मुख्तलिफ मसाला जात में रंग चढ़ाई घास फूस, सुर्ख मिर्च में लकड़ी का बुरादा, दूध में यूरिया और दीगर केमिकल्स के साथ साथ संघाड़ों का सफूफ, और तो और अनाज का वज़न बढ़ाने के लिए रेत और मट्टी की आमेज़िश। खुदा की पनाह, कौम शुएब का अंजाम भूल गए ये आकबत ना अंदेश लोग। अज़ीज़ तलबा तालिबा देखिए, यहाँ कौम शुएब का लफ्ज़ बतौर तलमी इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से जब आप एक ऐसा ख़त लिखते हैं कि जिसमें तारीख़ से भी हवाले लाए जा रहे हैं, जिसमें आप मियारी और अदबी गुफ्तगू के साथ मुहावरात और ज़रबुल इमसाल का ज़िक्र भी कर रहे हैं, कुरानी आयात और अहादीस भी आ रही हैं, अशार व अक़वाल भी आ रहे हैं, तो बिलाशुबा आपका ख़त एक बेहतरीन और मियारी ख़त शुमार किया जाता है। लेकिन इस सब के साथ साथ मौजू से मुताबिकत भी नहायत ज़रूरी है, जो कि आपको इस ख़त में नज़र आ रही है। एक और चश्म कुशा इंकशाफ ये कि मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स और शवारमा बर्गर स्टॉल्स पर मुर्दा गोश्त खिलाया जा रहा है, जो ना सिर्फ हराम है बल्कि मुख्तलिफ़ मुहलिक बीमारियों का सबब भी है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ तक आपका ख़त का मतन नफ्स मज़मून जो है वो अपने मौजू के आइन मुताबिक चलता आ रहा है। अब ख़त के आप आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें आपने अपनी राय शामिल करनी है, जिसमें आपने पूरे ख़त को समेटना है। वो कैसे होगा वो भी देखिए। दरअसल वजह यह है कि हमारे यहाँ महकमा फ़ूड कंट्रोल बिल्कुल फ़आल नहीं। रिश्वतखोर फूड इंस्पेक्टर्स अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल हैं। हुकूमत को चाहिए कि मिलावट माफियाज का मुहासबा करे। दुआ है कि अल्लाह हमें मौत के इन सौदागरों से महफूज रखे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ख़त का ये हिस्सा जो मैंने अभी आखिर पे पढ़ा, इसको दुआया का नाम दिया जाता है, लेकिन ये ख़त के मुख्तलिफ़ हिस्सों में उस तरह से शुमार नहीं होता क्योंकि इसका कोई नंबर नहीं है। लेकिन ये लिखा ज़रूर जाता है। जो ख़त निजी खतूत कहलाते हैं उनमें ज़रूर लिखना होता है। तो इस तरह ये लिखा जाएगा। इसके बाद वस्सलाम, वस्सलाम में भी देखिए ये जो लाम है ये ज़रूर लगाना है। अगर ये लफ्ज़ इस तरह से लिखा गया तो फिर ये भी गलती शुमार होगी। ये लाम की गलती यहाँ भी आप नहीं करेंगे। और वस्सलाम वाला हिस्सा और ये तुम्हारा दोस्त वाला हिस्सा जो है अज़ीज़ तलबा, इसको इख्तितामिया कहते हैं और इसका भी 1 नंबर है। अगर ये हिस्सा कहीं आप गलत कर देते हैं तो ये 1 नंबर कट जाता है। वस्सलाम तुम्हारा दोस्त, दाल रेसीन, फ़र्ज़ी नाम आप हरूफ तहज्जी में से लिखेंगे कोई भी, ये नहीं कि आप वहाँ कोई असल अपना नाम लिखेंगे। जब ये लिख दिया जाएगा, कदरे दाएं तरफ देखिए, ना ये दरमियान में है या ना इस तरफ है, ये कदरे आप देखें तो ये इस तरफ है।
یہاں دائیں طرف ہے، تو اس طرح سے یہ مکمل ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے عزیز طلبہ و طالبات، ہمارے اس حصے سے لے کر اس آخری حصے تک ہمیں 4 نمبر بالکل اسی حصے میں نظر آ جاتے ہیں، اور پھر خط کا جو متن ہے، یہ جو 2-2.5 صفحوں تک چل رہا ہے، اس میں یہ 5 نمبر پوشیدہ ہیں اور آخر پہ جا کے 1 نمبر ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ یاد رکھیے گا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ صرف اس کا سٹرکچر بنا کر آ جائیں، آپ یہ نمونہ سارا لکھ کر آ جائیں اور درمیان کا سارا حصہ غائب ہوں اور آپ کہیں کہ مجھے 4 نمبر یا 5 نمبر تو ملنے چاہیے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ جو خط کا متن یا نفس مضمون ہے، دراصل یہ اس کی اصل روح ہے، یہ نہیں ہے تو باقی جو حصہ ہے اس کا بھی کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ لہٰذا شروع سے آخر تک اس طرح آپ تمام نمبروں کے حصول کے لیے کوشش کریں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے موضوع سے مطابقت رکھتے ہوئے ادبی اور معیاری گفتگو کے ساتھ، نظم کے حوالے کے ساتھ اور مختلف حوالوں کے ساتھ اس خط کا اختتام کیا۔ امید ہے کہ آپ کو اس خط کی فہم حاصل ہوگی اور آپ اسے بآسانی یاد بھی کر لیں گے۔ انشاءاللہ ایک نئے لیکچرز کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔